नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं आदित्य। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी के साथ। एआईएडीएमके के पूर्व सांसद पीएच पांड्यन ने शशिकला नटराजन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी मीडिया से बात करते हुए पांड्यन ने दावा किया है कि जयललिता की मौत से पहले उनके साथ धक्का मुक्की की गई और जयललिता के साथ बदतमीजी भी की गई। पूर्व स्पीकर जो है पांड्यन, उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया है शशिकला के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि शशिकला जिम्मेदार है कहीं न कहीं इस पूरे मामले में, खास करके जयललिता की जिस प्रकार से मौत हुई है, उनकी जो बीमारी थी। और अभी भी ये साफ नहीं हो पाया है तमिलनाडु सरकार जिस प्रकार से आगे बन पाएगी या नहीं। उनके मुताबिक शशिकला को गैर कानूनी तरीके से सीएम पद के लिए चुना गया है। इलेक्शन ऑफ Srimati Sasikala Natarajan, which is already questioned before the Election Commission, is subject to scrutiny. All proceedings on the basis of which she was elected as a temporary General Secretary and the Chief Minister are illegal. एच पांड्यन ने यह भी दावा किया है कि पार्टी संविधान के मुताबिक शशिकला के पास किसी को पार्टी में शामिल करने या उसे बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है। She has no authority to appoint or remove anybody from the party. She has no authority to appoint any office bearer of the party. शशिकला आज तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ नहीं ले पाई। वहीं तमिलनाडु के एक अखबार के मुताबिक शशिकला के सीएम बनने के विरोध में एआईएडीएमके के 40 विधायक अपने विरोधी डीएमके के स्टालिन के संपर्क में हैं और ये विधायक शशिकला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। शशिकला आय से अधिक मामले में जयललिता के साथ सह आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते फैसला आ सकता है। सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है। दोषी पाए जाने पर शशिकला को कम से कम 2 साल तक सजा संभव है। 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर शशिकला 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। शशिकला सीएम बनी तो 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना जरूरी होगा। शशिकला के खिलाफ ऑनलाइन पिटीशन में अब तक 1.5 लाख लोगों ने कहा है कि शशिकला को सीएम नहीं बनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत पूरी पार्टी को निशाने पर लिया। पीएम ने कल आए भूकंप को राहुल के स्कैम वाले बयान से जोड़ा और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों पर भी पलटवार किया। मैं सोच रहा था कि ये भूकंप आया कैसे, क्योंकि धमकी तो बहुत पहले सुनी थी। स्कैम में भी नम्रता का भाव देखता है तो सिर्फ मां नहीं, धरती मां भी दुखी हो जाती है। बहुत बड़ी कृपा की आपने इस देश पर, लोकतंत्र बचाया। कितने महान लोग हैं, पूरा लोकतंत्र एक परिवार को आहूत कर दिया गया है। इतिहास को जानने का, इतिहास को जीने का प्रयास आवश्यक होता है। उस समय हम थे या नहीं थे, हमारे कुत्ते भी थे या नहीं थे, औरों के कुत्ते हो सकते हैं। चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने नोटबंदी के विरोध को लेकर भी विपक्ष पर तीखा हमला बोला। पीएम ने विपक्ष पर नोटबंदी को लेकर सदन के अंदर बहस से बचने का आरोप लगाया। बेनामी संपत्ति के कानून पर पीएम ने कहा, 1988 में कानून बनने के बावजूद कांग्रेस ने नोटिफाई नहीं किया। पीएम मोदी ने आप सांसद भगवंत मान पर चुटकी लेते हुए कहा, भगवंत मान तो कुछ और ही पाने में यकीन करते हैं। पीएम ने कहा कि 2014 से पहले सदन में आवाज आती थी कि स्कैम में कितना गया, अब आवाज आती है मोदी कितना लाया, यही बदलाव है। पीएम मोदी ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। 84 योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ने का दावा किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का जिक्र करते हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने पर सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत बताई। लोकसभा में पीएम के धन्यवाद प्रस्ताव पर दिए भाषण की बीजेपी ने तारीफ की है, वहीं विपक्ष ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इतिहास को जानने पीएम के दिए भाषण को बीजेपी नेता और मंत्रियों ने शानदार बताया। कांग्रेस नेता के बारे में कहा, वो तो इसलिए कि कांग्रेस नेता ने ऐसा चीज को लोगों के सामने में कहा
कि जैसे कि पूरा पार्लियामेंट हिल जाएंगे, तो कुछ हुआ तो नहीं है। The Honorable Prime Minister, who is the leader of the nation, when he is interfering in a debate, there is a decorum, there is a decency, there is a system, there are precedents that the leader of the house is given a patient hearing, peaceful hearing. But unfortunately, these Congress people, they are not able to digest the fact. कांग्रेस ने पीएम के भाषण की आलोचना की और इसे भ्रमित करने वाला बताया है। ये गरिमा नहीं, ये शोभा नहीं देती कि एक उचित स्थाई पे आप बैठ के आप ऐसे बात करते हैं और वास्तवता को भुला के आप कई लोगों को गुमराह कर देते हैं। Very revengeful reply, quite a arrogant reply. I think this was the last opportunity for him. कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि जब तक कुछ लोग देश को लूटना बंद नहीं करेंगे, पीएम चैन से नहीं बैठेंगे। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक आज रैलियों का दिन है। सभी पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मेरठ में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए यूपी के सीएम अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जुगलबंदी नजर आई। दोनों ने मिलकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। हम तो ये कह सकते हैं, जो लोग आंधी और हवाओं की बात कर रहे हैं, अगर आंधी भी होगी तो उससे टकराएंगे और आंधी का मुकाबला करके पैडल मारते हुए साइकिल चलाना भी जानते हैं हम समाजवादी लोग। नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के युवा एक साथ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के युवा मेक इन उत्तर प्रदेश करना चाहते हैं। पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश एक साथ खड़ा है। इस प्रदेश को तोड़ा नहीं जा सकता है। इस प्रदेश में नफरत नहीं फैलाई जा सकती है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने गाजियाबाद में रैली के दौरान विरोधियों पर हमला बोला। देश के प्रधानमंत्री को यहाँ प्रदेश में चल रहे गुंडा व जंगल राज पर कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार नहीं रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज उत्तराखंड में मोर्चा संभाला है। घनसाली में अपनी पहली रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। बार अखबारों में छपता है कि सरकार बचाने के लिए विधायकों का खरीद फरोख्त, मगर हमने तो पहली बार देखा किसी राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं बैठकर वीडियो के सामने विधायकों के खरीद फरोख्त का सौदा किया। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के लिए मुलायम सिंह यादव 11 फरवरी को इटावा से प्रचार की शुरुआत करेंगे। मुलायम सिंह यादव 13 फरवरी को मैनपुरी के बाद मुरादाबाद, रामपुर में भी रैली करेंगे। समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक डिंपल यादव 8 फरवरी से अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज से प्रचार की शुरुआत करेंगी। यूपी चुनाव में बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बीच मुकाबला है। यूपी की 403 विधानसभा सीट के लिए 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जबकि उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट के लिए 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के दिल्ली के घर में चोरी हुई है। कैलाश सत्यार्थी दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 के अलकनंदा अपार्टमेंट में रहते हैं। चोर उनके घर से नोबेल पुरस्कार की रेप्लिका और सर्टिफिकेट चुरा ले गए। इसके साथ ही चोरों ने घर से कैश और गहनों पर भी हाथ साफ किया है। आज सुबह जब एनजीओ के कर्मचारी घर पर पहुंचे तो ताला टूटा मिला। इसी खिड़की के हिस्से से चोर अंदर दाखिल हुए थे और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि जो शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, उसके रेप्लिका, मतलब वो भी एक मेडल की तरह होता है जो विजेता के पास होता है, उसे चोर अपने साथ ले गए हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से अहम सबूत जुटाए हैं। कैलाश सत्यार्थी बेसहारा बच्चों के लिए बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं। पेशे से इंजीनियर रहे कैलाश सत्यार्थी ने 26 साल की उम्र में करियर छोड़कर बच्चों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। बच्चों का बचपन बचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के लिए कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सूत्रों के मुताबिक कैलाश सत्यार्थी इस वक्त एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने दक्षिण अमेरिकी देश बोगोटा गए हैं। कानपुर के पुखराया रेल हादसे में जांच एजेंसियों ने मुख्य साजिशकर्ता को नेपाल से गिरफ्तार कर लिया है। खुफिया एजेंसियों ने काठमांडू से आईएसआई एजेंट शमसूल हुदा को गिरफ्तार कर लिया है। शमसूल दुबई में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम दे रहा था। भारतीय जांच एजेंसियों और नेपाल पुलिस के दबाव के बाद पहले शमसूल को दुबई से नेपाल डिपोर्ट किया गया। उसके बाद काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार किया गया।
ये एक टेरर एक्ट माना जाएगा, इसलिए कि 100 से ज़्यादा मौतें हो गई मासूम लोगों की जिनका कुछ लेना देना नहीं था कहीं। तो उसके साथ बहुत ही एहतियात के साथ तफ्तीश करना और उसे ट्रायल में पुटअप करना और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना हम सबका कर्तव्य बन जाता है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को नेपाल से गिरफ्तार ब्रजकिशोर गिरी के पास से एक ऑडियो क्लिप मिला था, जिसमें कानपुर रेल हादसे की साजिश की बातचीत रिकॉर्ड है। इस ऑडियो क्लिप की जांच की जा रही है। 20 नवंबर 2016 को कानपुर के पुखराया में ट्रेन हादसे में आईएसआई का हाथ होने का खुलासा हुआ। बिहार के मोतिहारी से गिरफ्तार संदिग्धों ने आईएसआई की ओर से मोटी रकम मिलने की बात कबूली। अक्टूबर 2016 में भी आईएसआई के इशारे पर बिहार के रक्सौल में दीपक और अरुण नाम के अपराधी धमाके की साजिश को अंजाम नहीं दे पाए। नेपाल में मौजूद आईएसआई के एजेंट शमसूल हुदा के इशारे पर दोनों की हत्या कर दी गई। कराची में बैठे आईएसआई एजेंट शेख शफी ने शमसूल हुदा को भारत में तबाही की जिम्मेदारी सौंपी थी। मामले में नेपाल से ही 3 और आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है। गुजरात के हार्दिक पटेल ने आज मुंबई में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। हार्दिक पटेल ने मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस मौके पर उद्धव ने कहा कि गुजरात चुनाव में हार्दिक पटेल ही चेहरा होंगे और उन्हें शिवसेना का पूरा समर्थन मिलेगा। वहीं हार्दिक पटेल बीएमसी चुनाव में शिवसेना के लिए वोट मांगेंगे। उद्धव ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार नोटिस पीरियड पर है और उनका जाने का वक्त शुरू हो गया है। 21 फरवरी को 227 सीटों वाली मुंबई महानगर पालिका में वोट डाले जाने हैं। बीएमसी में अभी बीजेपी शिवसेना गठबंधन के पास कुल 185 सीटें हैं। खबरों के मुताबिक बीजेपी ने बीएमसी चुनाव के लिए 114 सीटों की मांग की थी, जबकि शिवसेना ने बीजेपी को महज 60 सीटें ही देने की पेशकश की थी। बीएमसी चुनाव दूसरा मौका है जब बीजेपी शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। कुछ दिनों पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी हार्दिक पटेल ने मुलाकात की थी।